दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक साथ कार्य करते हुए ए बी सी की दक्षताएं 5:3:2 के अनुपात में हैं। वे कार्य को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य का 40% भाग कितने घंटे में पूरा करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको जो दिया हुआ है वो दे रखा है आपको ए बी सी की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी ए बी और सी की। तो वो दे रखे हैं आपको कितनी 5:3:2 के अनुपात में। और देखो जब तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो वो करते हैं 25 दिनों में। तो सिंपली आपको करना क्या है, देखो हम निकालेंगे टोटल कार्य। तो कैसे निकालेंगे, देखो देखो ये जो तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में पूरा करते हैं 21 घंटे में। तो 21 इंटू इन सभी को ऐड करिए, 5 और 3 8 और 2 कितने हो गए 10। ठीक है, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है बी का टाइम। तो ठीक है, तो आप करोगे टाइम ऑफ बी बराबर जो बी की क्षमता दे रखी है आपको वो दे रखे 3 यूनिट, तो 3 से आप भाग करोगे और इनटू क्या करोगे, इस जो टोटल कार्य है इसका 40% यानी कि 40/100। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई और 3 का गुना जब इसमें करोगे तो कितनी बार कटेंगे 7 बार। और सिंपली आपको करना क्या है, 7 का गुना 4 में, तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 घंटे। यानी कि बी जो है उस कार्य का 40% भाग 28 घंटे में पूरा करेगा, जो कि दोस्तों क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोला है जो आपको रूट में संख्या दे रखी है इन सभी को आपको किस में लगाना है, आरोही क्रम में। तो देखो कैसे लगाएंगे, देखो पहली जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है √3 और अगली संख्या दे रखी है आपको √4 और कर्णिक में दे रखी है 3। ठीक है, और देखो उसी प्रकार अगली जो संख्या है वो रूट में है 5 और ऊपर है आपकी कितनी 4। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली आपको करना क्या है, देखो जो तीन के ऊपर रूट है इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की घात 1/2। ठीक है, उसी प्रकार 4 की घात इसे क्या लिख सकते हैं हम 1/3, कॉमा उसी प्रकार देखो 5 की घात लिख सकते हैं हम 1/4। तो सिंपली यहाँ देखो आप क्या करोगे, जो आपको घातें दे रखी हैं उनकी जो बट्टी की संख्या है उन सभी का आप एलसीएम लीजिए। तो देखो एलसीएम क्या आएगा इनका 2 3 और 4 का 12। तो सिंपली आपको करना क्या है, इनकी घातों में जो दे रखा है उससे गुना करेंगे जो एलसीएम आया है। ठीक है, तो 4 की घात 1/3 में 12 से गुना, ठीक है, कॉमा 5 की घात 1/4 में 12 से गुना। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 से कटा ये 6 बार और 3 से ये कटा 4 बार और 4 से कटा ये 3 बार। यानी कि आपकी जो घातें आई वो क्या आई, देखो 3 की घात 6 कॉमा 4 की घात 4 कॉमा 5 की घात ये कितना होगा 3। ठीक है, 5 की घात 3। अब देखो सिंपली आपको करना क्या है, 3 की घात 6, 6 का मतलब है कि आपको 3 का गुना 6 बार करना है। तो देखो क्या होता है, 3 का होल स्क्वायर होता है हमारा 9, तो 9 का आप जब क्यू करोगे तो क्या आएगा। और देखो उसी प्रकार 4 की घात 4 है तो 4 का होल स्क्वायर होता है हमारा 16, तो 16 का होल स्क्वायर कॉमा और 5 का क्यू होता है हमारा 125। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, 9 का क्यू होता है हमारा 729। ठीक है, और 16 का होल स्क्वायर होता है हमारा 256 और ये होता है 125। तो आप यहाँ से सीधा सा आप हिसाब लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या हमारी √4 में जो दे रखी है करनी 4 और √5। ठीक है, ये सबसे बड़ी है। लेकिन आपसे जो पूछा है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आपसे संख्याएं पूछी हैं। तो देखो मैंने सही किया था पहले कि √4 5 जो है करनी 4 कॉमा उसके बाद में बड़ी संख्या आपकी ये जो क्या दे रखा है आपकी √4। ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी √3, यानी कि सबसे छोटी संख्या ये है, उससे बड़ी ये है और उससे बड़ी ये है। और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों 8 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ प्राप्त होता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो होता क्या है कि जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य क्या है कि 8 वस्तुएं बेच रहा है। तो देखो यहाँ अगर आप विक्रय मूल्य इसे ही मानो कि विक्रय मूल्य क्या है हमारा 8 SP, यानी कि 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस की। ठीक है, लेकिन उसे लाभ कितने का हो रहा है, तो देखो लाभ हो रहा है उसे, वो हो रहा है 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस की यानी कि विक्रय मूल्य की।
तो देखो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप मान के चलिए कि हमारा जो एक सेलिंग प्राइस है उसका मान 1 रुपये है, ठीक है। तो जब सेलिंग प्राइस का मान 1 रुपये मानोगे तो आपका सीधा सा जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 8 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार जो लाभ है वो भी कितने का आ जाएगा, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का जब सेलिंग प्राइस है तो लाभ कितने का हो जाएगा, 2 रुपये, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया आपका विक्रय मूल्य 8 रुपये, जिस पर आपको कितने का लाभ हो रहा है, 2 का। तो आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य निकालने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम लाभ को घटा देंगे, यानी कि 8 माइनस के 2, तो 6 रुपये जो होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा, ये होगा हमारा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या करोगे आप, देखो 6 रुपये की वस्तु उसने कोई खरीदी और 8 रुपये में उसे बेचा तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 2 को लिखोगे आप ऊपर और बट्टे में क्या लिखोगे, 6 रुपये, और इंटू करोगे 100% से गुना। तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 से भाग दिया 6 में तो कटा 3 बार, और 3 का भाग जब 100 में दोगे तो ये कटेगा 33 सही 1/3%, यानी कि उस दुकानदार को दोस्तों 33 सही 1/3% का लाभ होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक वस्तु को 500 रुपये में बेची जाती है और कुछ हानि होती है। यदि उस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाए तो व्यापारी को पुराने हानि के 3 गुने के बराबर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, मान के चलिए ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। जब मैं इसे 500 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे किसकी होती है, 1 रुपये की हानि, यानी कि एक्स की हानि मान लीजिए कि एक्स की मुझे हानि हुई, तो मैंने लिख दिया माइनस एक्स में। लेकिन जब मैं इसे 700 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे क्या होता है कि जो पुरानी जो हानि हो रही थी उसके 3 गुने के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। यानी कि इस पर एक्स की हानि हो रही थी तो मुझे इस पर लाभ कितने का होगा, 3 गुने का, यानी कि 3x का, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सिंपली करना क्या आपको, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस लेना है जो सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। तो कितना होगा, वो होगा 200 रुपये, ठीक है। तो देखो 200 रुपये आपका ये किसका मान आया, ये आया इन दोनों के अंतर का। यानी कि जब आपको एक तरफ लाभ और दूसरी तरफ हानि हो तो क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 3x और 1x 4x, यानी कि 4x का मान आपका 200 रुपये है। तो देखो 1x का मान कितना आएगा आपका, 4 से भाग इसमें दिया तो ये कटा 50 बार। तो देखो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के पास आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप इससे निकाल सकते हो, एक आप इससे। तो देखो जिसमें लाभ हुआ है उसमें एक्स का मान क्या करोगे, जोड़ोगे। कैसे, देखो आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, जो 500 रुपये में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें हानि कितनी की हो रही है, 1x की। तो x के मान को आप इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 550 रुपये। 550 रुपये जो होगा दोस्तों वही क्या है, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, जो कि करेक्ट आंसर है। अगर आप इससे निकालना चाहते तो देखो कैसे निकालते, कि आपको जितने का मान हुआ है, देखो 3x का इसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो आप 50 का 3 गुना करोगे और 700 में से घटा दोगे, यानी कि 150 को घटाने के बाद में यही आपका आंसर होगा, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक पुस्तक 1200 रुपये में सूचीबद्ध है और उस पर 10% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं। यदि विक्रेता दो छूटों के स्थान पर 20% की एकल छूट देता तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। तो देखो सिंपली इस क्वेश्चन में देखो आपको करना क्या है, जो आपका मार्केट प्राइस है, यानी कि मार्केट प्राइस का मतलब है सूचीबद्ध जो रेट है वो है आपका 1200 रुपये, ठीक है। तो देखो पहले जब वो टुकड़ों में जो डिस्काउंट देता है तो वो क्या करता है, पहला डिस्काउंट 10% का, ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट भी 10% का, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आपको एकल छूट निकालनी हो तो आप क्या करिए, जब भी आपकी जो जो वैल्यू है, डिस्काउंट है, एक वैसे में है, यानी कि रियल नंबर में है, जो प्राकृतिक नंबर में है, तो आप क्या करोगे, सक्सेसिव रूल का यूज। कैसे, देखो सक्सेसिव रूल क्या क्या कहता है कि पहले एक बार इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20, ठीक है। तो 20 का आएगा आपका माइनस का। उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, आपको घटाना है किसका, 10 गुना 10 को 100 से भाग करके। देखो रूल जो होता है वो होता है आपका a+b, ठीक है, प्लस AB बटे में 100। देखो अगर लाभ है तो प्लस में लिखेंगे,
हानि है तो उसे लिखेंगे माइनस में, लेकिन यहाँ डिस्काउंट किस में होता है आपका, माइनस में। तो देखो माइनस को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 और माइनस का 10 होगा 20, ठीक है, प्लस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो 2 जीरो समय 2 जीरो ये खत्म, तो माइनस के 20 प्लस के 1 कितना होगा आपका, ये हो गया आपका 19%। यानी कि टोटल जो डिस्काउंट दिया हमने 10-10% करके वो 19% का डिस्काउंट दिया। लेकिन एकल छूट जो बाद में दे रहा है वो कितना दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम 19% की जगह 20% की छूट दें तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो देखो उससे क्या हो रही है, उसे जो है हानि हो रही है, जो कि कैसे हो रही है देखो, देखो कैसे हो रहा है कि पहले वो 19% डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन आज के टाइम 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो देखो उसे क्या हो रहा है, दुकानदार को तो हो रही है हानि, लेकिन जो ग्राहक है उसे हो रहा है लाभ, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करोगे, देखो कितने परसेंट का, 1% का। तो आपको क्या करना है, 1200 का 1% निकालना है, ठीक है। तो देखो 1200 का 1%, तो 1 बटे क्या करेंगे 100, तो 2 जीरो समय 2 जीरो खत्म, यानी कि 12 रुपये का क्या होगा, दुकानदार को जो है 12 रुपये की हानि होगी, जो कि क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक बस दिल्ली से मुंबई के लिए और एक कार मुंबई से दिल्ली के लिए एक साथ चलती हैं। उनके रास्ते में मिलने के बाद बस 196 मिनट में मुंबई पहुंचती है और कार 144 मिनट में दिल्ली पहुंचती है। यदि कार की चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए, देखो क्वेश्चन में मैं एक आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ। जैसे कि देखो ये हमारी दिल्ली है, ठीक है, यहाँ से क्या चलती है, यहाँ से चलती है, इसमें मुंबई से क्या चलती है, दिल्ली से मुंबई के लिए एक कार, ठीक है, यहाँ से चलती है कार, ठीक है, और यहाँ से क्या चलती है, मुंबई से यहाँ से चलती है एक बस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के अनुसार इसमें बोला है कि जब ये इस पॉइंट पर मिलते हैं, मान के चलो बस यहाँ से चली और ये इस पॉइंट पर मिली, और कार जो है यहाँ से चली, ये यहाँ से मिली, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन में बोले कि दोनों मिलते हैं एक पॉइंट पर, उसके बाद में कुछ समय के बाद में कि कार अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाती है, जिसमें क्या लेती है वो, उसका समय आपको दिया होगा, ठीक है, और इस बस का भी समय आपको दिया होगा। तो आपको क्या देगा कि एक की स्पीड आपको देगा और दूसरे के आपसे पूछेगा। तो सिंपली उसमें देखो आपको करना क्या है, देखो कार की जो स्पीड है इसमें आपको दे रखे 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बस की आपसे पूछी है कि बस की स्पीड क्या है, ठीक है। तो देखो कार का जो टाइम है वो है आपके पास 144 मिनट, ठीक है, और बस का जो टाइम है वो है आपके पास 196 मिनट, ठीक है। तो देखो सिंपली ऐसे क्वेश्चन का आपका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है देखो स्पीड 1 बटे में स्पीड 2 बराबर अंडर रूट में जो आपका दूसरी बस का टाइम है बटे में पहले का टाइम, ठीक है। यानी कि S1 मानिए कि आप कार की चाल है कितनी है 140, ठीक है, और S2 माना मैंने बस की चाल, ठीक है। उसके बाद में देखो जो टाइम दे रखा है वो T2 यानी कि बस का समय कितना आपके पास 196, और जो T1 यानी कि कार का समय है वो कितना आपके पास 144, तो बट्टे में लिखेंगे 144 को। तो सिंपली आप देखो यहाँ से क्या करोगे, 140 बटे में S2 बराबर 196 बटे 144, तो 196 आपका जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 14 का, तो 14 बाहर आया, और 144 से बाहर क्या आया आपका 12, ठीक है। तो देखो 14 से मैंने इसमें भाग दिया तो ये कटा 10 बार, ठीक है, और 10 का गुना जब 12 में करोगे तो बस की जो स्पीड है डायरेक्ट निकल कर आएगी 12 धाम 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, राधा का व्यय उसकी आय का 20% है। यदि अगले महीने की आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत की राशि समान रहती है तो राधा के व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो सिंपली आपको क्या बोला है, देखो जब भी आपको इनकम खर्च और उसके बारे में बोला जाए तो आपको क्या करना है, एक तरफ इनकम को, एक तरफ खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, और एक तरफ आप सेविंग यानी कि जितना बचा रहा है। तो देखो जब भी कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी इनकम को क्या मानते हैं हम 100, ठीक है। तो होता क्या है कि उसका जो व्यय है उसकी आय का कितना परसेंट है 20%, तो 100 का 20% कितना होगा आपका 20। तो देखो 100 में से जब वो 20 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 80 रुपये, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोला आपके पॉइंट में, वो कहता है कि अगले महीने की आय में 20% की वृद्धि, यानी कि जब आप 100 में 20% की वृद्धि करोगे तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि और बचत की राशि समान रहती है, यानी कि बचत जितनी थी आज के टाइम भी उतनी है, यानी कि पहले भी वो व्यक्ति 80 रुपये बचाता था और आज के टाइम में भी कितना बचा रहा है 80 रुपये। तो देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि 120 रुपये में से वो 80 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है 40 रुपये। ठीक है, 120 में से 80 घटाया तो बचा 40। अब देखो यहाँ से देखिए उसे कितने की वृद्धि हुई व्यय में, पहले 20 रुपये बचाता था लेकिन आज के टाइम 40 रुपये, कितने की वृद्धि हुई 20 की। तो देखो 20 की वृद्धि 20 के ऊपर, तो देखो उसके एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हुई इंटू 100% होना। तो देखो 20 से 20 खत्म, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर में दोस्तों 100% की वृद्धि हुई, जो कि क्या है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कि क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, एक आदमी ने 11 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की और शेष दूरी साइकिल से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। तो साइकिल पर तय की गई दूरी कितनी है, यानी कि साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, ये सब आपसे पूछा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, एक तरफ लिख लीजिए आप पैदल, जिसके मान के चलिए ये पैदल द्वारा है और ये किसका आपकी साइकिल द्वारा। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या है कि जब वो पैदल चलता है तो 6 की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जो साइकिल से चलता है तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो आपको टोटल डिस्टेंस और टाइम दे रखा है उससे हम निकालेंगे कि उसकी टोटल जो स्पीड है वो कितनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो स्पीड बराबर वो दे रखा है आपको 110 किलोमीटर की डिस्टेंस और टाइम है आपका 11 घंटे। तो 11 से मैंने इसमें भाग दिया तो कितने आई 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी टोटल स्पीड आई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इस 10 को बीच में लिखोगे और सिंपली क्या करना है आपको 14 में से 4 घटाएं, 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 4। ठीक है, और 10 में से 6 घटाए तो कितना 4। तो इन दोनों को सिंपली आपको क्या करना है अनुपात लेना है। कैसे, देखो 4 से भाग दिया इसमें ये कटा एक बार और 4 का भाग इसमें एक बार। ठीक है, ये टोटल कितनी होगी आपकी 2 यूनिट, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, और इन 2 यूनिट का मान आपको देखो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, जो 11 घंटे टाइम दे रखा है वो इसी का मान है। क्योंकि यहाँ से जो अनुपात निकल के आएगा, ऊपर जब स्पीड का रेशियो हो तो नीचे हमेशा टाइम का रेशियो आपका निकल कर आता है। ठीक है, तो देखो 2 यूनिट टाइम का क्या दे रखा आपको, वो दे रखा 11 घंटे। तो 1 यूनिट का जब टाइम आप निकालोगे तो वो निकलेगा 11/2 घंटे। अब जिसकी भी स्पीड आपको निकालनी है वो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो साइकिल का पूछा है तो देखो एक एक यूनिट का मान 11/2 घंटे, तो ये भी कितना हमारा 1 यूनिट, क्योंकि साइकिल द्वारा 1 यूनिट ही टाइम लगा है। तो देखो सिंपली आप करोगे क्या, देखो कि आपको करना है, देखो स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपको जब डिस्टेंस निकालनी हो तो करना क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो देखो टाइम निकल के आ चुका था है हमारा 11/2 घंटे। ठीक है, और स्पीड हमारी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 14 का गुना जब हम 11/2 में करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 से काटा 14 में भाग करा 7 बार और 11 सत्ते 77, यानी कि 77 किलोमीटर जो होगी टोटल डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 77 किलोमीटर है, जो कि दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों 22 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम वजन वाले 2 नए छात्रों को कक्षा में शामिल कर लिया जाए तो 24 छात्रों का नया औसत वजन कितना होगा। तो देखो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, देखो एक तरफ आप पहले लिखोगे डाटा। ठीक है, डाटा में क्या लिखोगे, जो छात्रों की संख्या है, और नीचे लिखोगे एवरेज, यानी कि जो उनका औसत है। तो देखो सिंपली करना क्या आपको, जो 22 छात्र हैं उनका औसत दे रखा आपको 42। ठीक है, और जो जो 2 अलग अलग शामिल हुए हैं, एक का है उसमें 42 और दूसरे का कितना है उसका, वो भी अकेला व्यक्ति है, उसका है 33 किलोग्राम। ठीक है, तो देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको सिंपली औसत निकालने क्या करना है कि आप किसी भी संख्या को एक को औसत मान लीजिए जो आपका अच्छा लगे। कैसे, मान के चलिए मैंने इसका औसत 40 माना। ठीक है, तो आप ये देखिए 40 से ये कितना अधिक है, 2 अधिक है। ठीक है,
और ये 40 से कितना अधिक है, ये भी आपका कितना है, ये है आपका, सॉरी इसमें जो फ्रेंड्स ये दे रखा है, ये दे रखा 39, ठीक है, ये दे रखा 39, तो ये 40 से कितना कम है, 1 यूनिट, ठीक है, और ये कितना कम है, 7 यूनिट। तो सिंपली देखो आपको करना क्या है, ये 2 यूनिट है 22 लोगों पर, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 40, 44, ठीक है। तो एक व्यक्ति पर 1 यूनिट कम, तो ये तो एक ही रहेगा, और ये कितना है, एक व्यक्ति पर 7 यूनिट कम, तो माइनस के 7 बट्टे में क्या करोगे आप, 24 से भाग, क्योंकि पहले व्यक्ति 22 थे, आज के टाइम में 24 हो चुके हैं, ठीक है, तो बट्टे में 24। तो सिंपली आपको करना क्या है, 44 में से आप 7 में 7 और 1 कितने हो गए, 8 बटे में 24। तो देखो 44 में से जब 8 घटाओगे तो ये बचेगा 36, और 36 में जब 24 का भाग करोगे तो देखो सिंपली बनाने के लिए 12 3 36, 12 दूनी 24, तो 2 का भाग जब 3 में दोगे तो कितना आएगा, 1.5, ठीक है। तो 1.5 आया, ये किसका आएगा, आपका प्लस का। तो आपको सिंपली करना क्या है कि 40 में आपको 1.5 को जोड़ना है, वही आपका 24 व्यक्तियों का औसत वजन होगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 41.5, और यही क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूल ए और बी में छात्रों का नया अनुपात क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपली करना क्या आपको, मान के चलिए स्कूल ए ये है और स्कूल बी ये है, ठीक है। तो जिनके अनुपात आपको दे रखे हैं 5:8, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो देखो जब भी आपको वृद्धि या कमी की बात करें प्रतिशत में, तो सिंपली आप क्या करोगे, इनमें एक एक जीरो या दो दो जीरो आप इसमें लगाओगे। क्यों, देखो एक जीरो मैंने इसमें बढ़ा दिया, एक जीरो इसमें, तो इससे जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी आसान होगी। कैसे, देखो पहले जो स्कूल है इसमें करनी है आपको 20% की वृद्धि, तो 50 में जब 20% की वृद्धि करेंगे तो देखो क्या होगा, 50 का 120% कितना होगा, 12×5 = 60, कितना, ये होगा आपका 12×5 = 60, ठीक है। और ये कितना होगा आपका, इसमें हो रही है आपकी कितने की, 15% की वृद्धि, तो 80 का क्या निकालना आपको, 115%। तो देखो मैं यहाँ आपको निकाल कर दिखाता हूँ, 80 का 115 बटे में 100, ठीक है। तो देखो जीरो से हमारा जीरो कट गया, 5 दूनी होती है 10, 5 से इसमें काटा तो कितनी बार, 23 बार, और 2 से इसमें काटा तो कितनी बार, 4 बार, और 23 का गुना जब 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 92। यानी कि इनका अनुपात जो है 60:92 है, लेकिन ये इनका रियल अनुपात अभी नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी यह क्या करेंगे, हम इसे काटेंगे। तो देखो कैसे, 4 से मैंने इसे काटा तो ये कटा 15 बार, और 4 से जब इसमें भाग करा तो ये कटा 23 बार, यानी कि इनका जो नया अनुपात है दोस्तों वो 15:23 है, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उनका जो अनुपात है 15:23 है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है, यदि 1/3.25 का मान 0.32 है, तो आपसे पूछा है इस सब्रे का मान जो आपको दे रखा है 1/0.00033125 का मान। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो उसके लिए मैं आपको बताऊं, देखो 1 आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपको 3.25, 3.125, ठीक है। इसका मान आपके पास 0.32, ठीक है। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, इस पॉइंट को आप हटाइए और ऊपर जीरो बढ़ाइए, जितनी अंतर संख्याएं, तो देखो कितनी संख्याएं, 1 2 3, तो देखो 3 जीरो मैंने इसमें बढ़ा दी। तो आपका जो मान निकल के आया, सिंपली क्या निकल के आया कि 1000/3125 का मान हमारा कितना, हमारा 0.32 है। तो क्वेश्चन में आपसे जिसका मान पूछा है, अब आप उसको कैसे फाइंड करोगे, तो देखो क्वेश्चन में पूछा है 1/0.0003125, ठीक है, इतना होगा। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए करना क्या आपको, इतनी जीरो को आप हटाओगे पॉइंट को, तो ऊपर उतनी ही जीरो बढ़ानी है जितनी इधर संख्याएं। तो देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो आप ऊपर लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको 1000/3125 को आपको एक तरफ रखना है, ठीक है, और इनटू क्या करना है, जितनी जीरो बच रही हैं उनका गुना। कैसे, देखो 1 2 3 4, तो 4 जीरो का मतलब होता है हमारा 10,000, ठीक है।
तो देखो यहाँ आप एक चीज़ समझिए कि हमारा जो है 1000/3125 का मान कितना है, 0.32। तो इसका मान क्या रखेंगे हम, इस पूरे का मान रखेंगे हम इसको, यानी कि 0.32 को, और इसमें गुना करेंगे हम 10,000 से। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने हटाया, बट्टे में लगाया 2 जीरो। ठीक है, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो खत्म, तो 3200 का गुना 100 में कितना हो जाएगा, 3200। और यही क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला है 3 व्यक्ति PQR अलग अलग एक कार्य को क्रम से 10 दिन, 20 दिन, 60 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता। यानी कि देखो 3 व्यक्ति हैं, एक P है, एक Q है और एक R है। जब अलग अलग करते हैं तो देखो P उसे 10 दिन में, ठीक है, और वहीं जो है Q उसे 20 दिन में। ठीक है, और R कितने दिन में करता है, R करता है 60 दिनों में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि कितना समय लगेगा। तो देखो सिंपली इसके लिए आप क्या करोगे, पहले इन तीनों का एलसीएम लोगे। तो देखो 10, 20 और 60 का एलसीएम होता है आपका 60। तो जो 60 आया है ये क्या आपका टोटल कार्य है, यानी कि टोटल कार्य है हमारा 60 यूनिट, जिसमें पी आपका 10 दिन ले रहा है, क्यू 20 दिन और आर 60 दिन। तो यहाँ से निकालेंगे हम कि पी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है, क्यू और आर कितना करते हैं। ठीक है, तो देखो 10 का भाग दिया मैंने 60 में, तो ये कटा 6 बार। 20 का भाग मैंने 60 में दिया तो ये कटा 3 बार। उसी प्रकार 60 का भाग दिया मैंने 60 में, तो ये कटा 1 बार। तो देखो यहाँ से आपका फाइंड हुआ कि पी एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, क्यू 3 यूनिट कार्य करता है और आर 1 यूनिट। तो देखो जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लेंगे, टाइम ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। ऊपर रखेंगे टोटल कार्य को जो आपका 60 यूनिट है, और बट्टे में रखेंगे इन तीनों की जो क्षमता है। तो देखो 6 और 3 9 और 1 10, तीनों की क्षमता कितनी होगी, 10 यूनिट। तो 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखो 10 का भाग हम 60 में देंगे तो कितना आएगा आपका 6 दिन। यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे, 6 दिन का समय लगेगा, जो कि दोस्तों आपका क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में। देखो अगले क्वेश्चन में बोला है एक राशि 4/5 को 5/6 में बदल दिया जाता है, राशि में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया गया। तो देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक राशि है जिसे 4/5 के बजाय कितने लिखना है, 5/6। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि इसमें कितने का प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये आपसे पूछा है। तो देखो सिंपली ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप करना क्या है, तो जो बट्टे की संख्या होती है इनका आप एलसीएम लोगे। तो देखो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है हमारा 30। अब क्या करोगे आप, 30 का निकालोगे आप 4/5। तो देखो 30 का 4/5 निकालेंगे तो 5 का भाग दिया 30 में तो केवल कटा 6 बार, तो 6 चौके कितने हो गए 24। 5 का भाग देंगे 30 में और उसमें गुना करेंगे 4 का, तो 5 का भाग दिया 30 में कटा 6 बार, 6 चौके 24। उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, 30 का 5/6। तो क्या करना है आपको, 6 का भाग दोगे आप 30 में तो 6 पंजे 30 और 5 का गुना करोगे इसमें, तो 5 पंजे कितने हो गए 25। ठीक है, यानी कि पहले जो संख्या थी वो रियल नंबर था 24, लेकिन उसने बदल कर क्या कर दिया 25। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की। तो आपसे इसी के बारे में पूछा कि इसमें कितने की वृद्धि हुई। तो देखो 1/24, 24 के ऊपर 1 की वृद्धि, गुना करेंगे 100 से। ठीक है, तो देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या कटेगा, ये कटेगा, देखो 4 से काटा 6 बार, 4 से कितनी बार कटे 25 बार। तो 25 में आप 6 का भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 6 चौके होते हैं 24। ठीक है, बचा 1 हो गया 10। ठीक है, 6 कम 6, तो बचा कितना, उसके बाद में बचा आपका 4, तो 6 6 36, तो 4.16% के जो लगभग होगा वही क्या होगा दोस्तों आपका आंसर है। तो देखो आपका ऑप्शन में दिया है 4.17, तो यही क्या दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, एल्कोहल की 30% सांद्रता वाले तथा अल्कोहल की 50% सांद्रता वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 35% हो। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है कि एक तरफ आपको 30% वाले एल्कोहल को रखना है, एक तरफ रखना आपको 50% वाले को, और दोनों के मिश्रण के बाद में जो इनका टोटल मिश्रण की सांद्रता दी है उसे लिखोगे आप बीच में, तो वो दी है आपको 35%। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, 50 में से आपको 35 को घटाना है तो कितना बचेगा आपको 15%। ठीक है, और जब
35 में से आप 30 को घटाओगे तो कितना बचेगा 5। तो आपसे पूछा है अनुपात, तो देखो आप क्या करोगे, 5 का भाग 5 में तो 1 बार, उसी प्रकार 5 का भाग 3 15 में करोगे तो ये कितने बार कटेगा 3 बार। यानी कि उस सांद्रण को जो 30% और 50% वाला है उससे 3:1 में मिलाने पर हमें 35% का जो एल्कोहल सांद्रण प्राप्त होगा। यही दोस्तों क्या आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यही क्या आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के मॉक टेस्ट को हम यहीं ऑफ करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले मॉक टेस्ट के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।